नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता, आपका इंग्लिश एजुकेटर और जेसी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों जी हाँ, जेसी एकेडमी हम हैं मेंस के एग्जाम्स के स्पेशलिस्ट और दोस्तों इस बात को बताने की ज़रूरत नहीं कि जो कंटेंट हम डिलीवर करते हैं एज़ इट इज़ एग्जाम्स में आता है। वर्ड भी चेंज नहीं होता। तो दोस्तों जैसे हमको पता है कि भाई नो डाउट अप्रैल में तो एसएससी वैकेंसीज देगा ही, लेकिन साथ ही साथ अभी 2 तारीख से हमारे पास एसएससी सीजीएल टियर 2 के एग्जाम्स चालू हो रहे हैं। तो दोस्तों ऑन एन एवरेज 50 से के आसपास क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब बहुत जल्द हम लोग 100 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर रहे होंगे। वॉइस एंड नरेशन की इंक्वायरी मेरे पास आई थी, मैसेज आया था, तो भाई वो भी हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे। आपके पेपर के पहले मैं उस टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो दोस्तों। इसके साथ ही साथ यदि आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से भाई यदि खुद को नहीं जोड़ा है ना, तो फटाफट से आप इससे जुड़ जाइए। भाई एग्जाम रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है और अपकमिंग वीडियो जितने भी हमारे हैं और वोकैब की भी पीडीएफ दोस्तों, ये सब चीजें मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। कंटेंट हमारा कितना रेलेवेंट है, कितना इफेक्टिव है, कितना एग्जाम ओरिएंटेड है, ये हमारे टॉपर्स का रिजल्ट और उनके जो वीडियोस डले हैं इंटरव्यू के, वो यहाँ पर इस चीज को प्रमाणित करते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 49 पे। दोस्तों देखो, आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है यहाँ पर, आज जिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मुझे डिस्कस करना है, नो डाउट सारे के सारे क्वेश्चन में एरर डिटेक्शन ही है, ताकि हमको जो बेसिकली ग्रामर के जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। लास्ट वाली क्लास में हमने एडजेक्टिव्स को लिया था, जो कि इसके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे। आज मैं लेने वाला हूँ एडजेक्टिव्स को। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई कुछ मेरे पास पोर्शन, कुछ बेस मेरा अभी भी कमजोर है, तो भाई उसके लिए पहले वाले वीडियोस भी आप देख सकते हैं और फंडामेंटल्स का वीडियो कोर्स भी हमारा परचेस कर सकते हैं। मात्र 99 रुपीज का वो है। आज जिस पर्टिकुलर चीज को दोस्तों मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ ना, वो मेरे पास हमारे पास यहाँ पर होंगे एडवर्ब के क्वेश्चंस। किस चीज के? एडवर्ब के क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको देखो यहाँ पर बेसिकली बताना चाहता हूँ कि एडवर्ब एक्चुअली है क्या। एडवर्ब इस तरीके से मत बोलो कि भाई जो चीज एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, जो चीज वर्ब की विशेषता बताते हैं, वो एडवर्ब है। दोस्तों ये सब बिल्कुल एक तरीके से बोलूं तो मतलब पजामे छाप बातें हो गई। ये सब तो छोटे बच्चे किया करते हैं, हम बड़े हो गए हैं, अफसर बनने के लिए जा रहे हैं। तो एडवर्ब बेसिकली क्या है? एडवर्ब हमारे पास होता है दोस्तों, एडवर्ब का मतलब होता है व्हेन, वाई, हाउ और वेयर का रिप्लाई। एडवर्ब मेरे पास क्या दोस्तों? एडवर्ब हमारे पास होता है व्हेन, वाई, हाउ, वेयर का रिप्लाई। अगर कहीं से भी आपको व्हेन, वाई, हाउ और वेयर का रिप्लाई मिल रहा है तो उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। फाइन। और एक चीज और मैं यहां पर आपको बता देता हूं, यदि कहीं से हमको विच या वॉट काइंड ऑफ का रिप्लाई मिलता है ना, विच या वॉट काइंड ऑफ का, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। ये है बेसिकली एडजेक्टिव और ये है बेसिकली हमारे पास एडवर्ब। फाइन। अब देखो यहाँ पे दूसरी दोस्तों बात हमारे पास ये है कि अगर मेरे पास कहीं पर प्रिपोजिशन लिखी होती है, इस चीज का जिक्र मैं पहले वीडियोस में भी कर चुका हूं, एक बार देख जरूर लीजिएगा, वरना इस टाइप के सवाल बनेंगे नहीं और आएंगे जरूर पेपर में। किसी भी प्रपोजिशन के बाद में ना प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, हमेशा लिखा जाता है। ठीक। अब दोस्तों होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है। किसी भी प्रिपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है 100%, और इसको प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जब हम प्रिपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट को मिला देते हैं, तब ये दोनों मिलने के बाद या तो एडजेक्टिव बनता है या एडवर्ब बनता है। फाइन। या तो एडजेक्टिव बनता है या एडवर्ब बनता है। तो अभी मैंने आपसे बताया व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर का रिप्लाई एडवर्ब होगा, विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई एडजेक्टिव होगा, और जितने भी प्रीपोजिशन लिखे जाते हैं, प्रीपोजिशन के बाद उनका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है। और जब प्रीपोजिशन या उनका ऑब्जेक्ट हम लोग जोड़ देते हैं आपस में, जब हम लोग उसको मिला देते हैं, तो एडजेक्टिव या एडवर्ब बन जाता है। चलो, अब द फॉरनर्स विल हैव टू लीव दिस आइलैंड विद बैग एंड बैगेज। दोस्तों विथ है यहां पर प्रिपोजिशन, और अगर प्रिपोजिशन आई है तो उसके बाद जो यहां पे लिखा होगा वो क्या हो जाएगा? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों देखो यहां पर बात क्या है। बात यहां पर यह है कि बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है? ये तो एक इडियम है ना। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है परमानेंटली। इसका मतलब क्या होता है? परमानेंटली। और परमानेंटली क्या है? परमानेंटली तो एक एडवर्ब है। परमानेंटली क्या है? एक एडवर्ब है। उसका रीजन क्या है भाई? ये क्यों है एडवर्ब? ये इसलिए एडवर्ब है क्योंकि जो परमानेंट शब्द है ना, परमानेंट शब्द, ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। आपने कहा परमानेंट पेन, विच या व्हाट काइंड ऑफ पेन? विच या व्हाट काइंड ऑफ पेन?
परमानेंट तो एडजेक्टिव हो गया। और आपको पता है भाई, यदि एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दिया जाए तो वो एडवर्ब बन जाता है, तो परमानेंटली एडवर्ब है। द फॉरनर्स विल हैव टू लीव दिस आइलैंड हाउ, हाउ का रिप्लाई क्या आया? परमानेंटली। तो बैग एंड बैगेज का मतलब तो परमानेंटली है ना, तो मिल तो रहा है इसका रिप्लाई। मुझे यहां से विथ हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? बैग एंड बैगेज अपने आप में एडवर्ब है। यदि मैं प्रिपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखूंगा, तो अभी मैंने नीचे बताया कि भाई प्रिपोजिशन और प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट यदि मिला दें तो वो फिर से एडजेक्टिव एडवर्ब बन जाता है। जब बैग एंड बैगेज ऑलरेडी एडवर्ब है, हमें एडवर्ब ही चाहिए, हाउ का रिप्लाई चाहिए ना, द फॉरेनर्स विल हैव टू लीव दिस आइलैंड हाउ, परमानेंटली, बात खत्म हो गई। तो फिर मैं प्रिपोजिशन लगा के उसको फिर से एडवर्ब क्यों बनाऊं? तो भाई विथ यहां पर ना हमको हटाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर है, मोस्ट पीपल गेट अ ट्रेवल इंश्योरेंस प्लान व्हेन दे गो टू फॉरेन। अब मोस्ट पीपल गेट अ ट्रेवल इंश्योरेंस व्हेन दे गो, मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर यदि आप देखेंगे तो फिर यहां पर ना वही वाली बात हो रही है कि ये है प्रिपोजिशन, और ये जो फॉरेन हो गया ये क्या हो गया? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अच्छा, व्हेन दे गो, क्या ये जो फॉरेन लिखा हुआ है, ये जो फॉरेन लिखा है, क्या ये हमारे पास वेयर का रिप्लाई नहीं है? ये जो फॉरेन यहाँ पे लिखा है वेयर का रिप्लाई है ना भाई, तो वेयर का रिप्लाई है, ये वेयर का रिप्लाई है। तो भाई यदि ये वेयर का रिप्लाई है तो प्रिपोजिशन हटा दो ना। वेयर के रिप्लाई से जो चीजें होती हैं वो अपने आप एडवर्ब बन जाती हैं, तो फिर प्रिपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख के फिर से एडवर्ब क्यों बना रहे हैं? लेकिन इसमें ना एक काम और करना पड़ेगा दोस्तों, एसएससी में आ चुका हुआ सवाल है, हंसी खेल थोड़ी ना है। देखो, यहां पर ना हम लोग फॉरेन नहीं लिखेंगे, एक्चुअली में यहां पर हम लोग लिखेंगे एब्रॉड। देखो दोस्तों, तुम्हें वेयर का रिप्लाई चाहिए ना, तुम्हें किस चीज का रिप्लाई चाहिए? वेयर का। तो दोस्तों देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है फॉरेन और एक होता है एब्रॉड। फॉरेन होता है एडजेक्टिव और एब्रॉड होता है एडवर्ब। हमको वेयर का रिप्लाई चाहिए, मतलब हमको एडवर्ब चाहिए, हमको विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई नहीं चाहिए, इसलिए वहां से फॉरेन हटाइए, वहां पे क्या लिख देंगे? एब्रॉड। मोस्ट पीपल गेट अ ट्रेवल इंश्योरेंस व्हेन दे गो एब्रॉड, खत्म हो गई बात। नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर बात ये है कि भाई एसएससी एडवांटेज का कोर्स फटाफट से आप परचेस कर लीजिए। पुनः मैं आपको इस चीज को बेसिकली बता रहा हूं क्योंकि भाई इस बार सिलेक्शन हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। 1 अप्रैल को इस बार फिर से ढेरों वैकेंसीज आने वाली हैं। इस कोर्स की फीस 1999 रुपीज है, लेकिन यदि आप ऐप या वेबसाइट पे जाके TRU50 कूपन कोड मेरे प्यारे दोस्तों लगाते हो तो ये महज 999 रुपीज में आपको मिल जाएगा। और ये कितना इफेक्टिव है ये बताने की अब मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, एज इट इज सवाल आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं, क्वेश्चन नंबर 51 पे। द रिमोट एरिया, सॉरी डेजर्ट एरिया इज ओनली एक्सेसिबल बाय हेलीकॉप्टर। पढ़ने में तो ठीक लग रहा है ना, लेकिन यदि मैं ओनली शब्द को यहां पे लिख दूं तो अब ज्यादा बेहतर है। एक्सेसिबल के बाद द रिमोट डेजर्ट एरिया इज एक्सेसिबल ओनली बाय हेलीकॉप्टर, ये ज्यादा बेहतर है। ओनली एक्सेसिबल बाय हेलीकॉप्टर नहीं, ऐसा नहीं कि वहां पे हेलीकॉप्टर के बिना नहीं जा सकता, बेसिकली नहीं जाया जा सकता है, वहां पर नहीं जाया जा सकता। किस चीज के बिना? हेलीकॉप्टर के बिना। ओनली एक्सेसिबल नहीं, एक्सेसिबल ओनली बाय हेलीकॉप्टर, ये थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है दोस्तों, हाँ या ना? तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या काम करने वाले हैं कि भाई ओनली उठाओ और एक्सेसिबल के बाद यहां पर आप लिख दीजिए द रिमोट डेजर्ट एरिया इज एक्सेसिबल ओनली बाय हेलीकॉप्टर, ऐसा करने का है। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जब भी फ्री बैठे हो, तुरंत इस लिंक को आप वहाँ पे टेलीग्राम पे टाइप कीजिए, फटाफट से इसको ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम रेलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ रहने ही वाली है, बाकी कंटेंट इतना पड़ा हुआ है कि इससे एज इट इज क्वेश्चन आना है पेपर में 100% गारंटी के साथ। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं वो करता हूँ, मूव करता हूँ। वेन यू गो टू सम प्लेसेस यू फील हाईली लेवल्स ऑफ एंग्जाइटी। देखो दोस्तों, इंग्लिश में ना ये दो भाई हैं, एक है हाई और एक होता है हाईली, ठीक। अब जो हाई होता है और जो हाईली मेरे पास है, भाई देखो एडवर्ब तो मेरे पास ये भी है, अगर एडवर्ब की बात करूं तो हाई भी है और हाईली भी है। और यदि मैं आपसे बात करूं कि इनका यूज कैसे होता है, भाई आपको पता है एडवर्ब दो चीजों को बेसिकली क्वालिफाई कर सकता है, किस किस चीज को? भाई एडवर्ब बेसिकली मेरे पास, हमारे पास वो करता है
एडजेक्टिव को भी बेसिक उसकी विशेषता भी बताता है और वर्ब की विशेषता भी बताता है। तो क्या होता है कि काफी सारे शब्द एडवर्ब में ऐसे होते हैं कि आदमी गच्चा खा जाता है दिमाग उसका कि भाई कहां पर क्या यूज करना है। तो भाई एडवर्ब तो दोनों है, हाई भी है और हाईली भी है। एक चोर रास्ता दे देता हूं मैं आपको। क्या है चोर रास्ता? भाई यदि वर्ब हो तो वर्ब के साथ आप लिखना हाई, और यदि एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के साथ आप क्या लिख देना? हाईली। काम वहां पे खत्म हो जाएगा। व्हेन यू गो टू सम प्लेसेस यू फील, फील क्या हो गया? फील हो गया वर्ब, तो फिर हाईली नहीं लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं? हाई। बात खत्म हो गई यहां पे। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि हाई का मतलब ये है, हाईली का मतलब ये, पागल हो जाएंगे, फट जाएंगे। आपसे ये कोई नहीं कह रहा कि भाई पीएचडी करी कि नहीं, पेपर निकला या नहीं ये सब पूछेंगे। निकला कैसे, 1 घंटे पढ़ के या 10 घंटे, ये कोई नहीं पूछेगा। 1 घंटे में हो सकता है आदमी स्मार्ट वर्क करके पेपर निकाल ले, 10 घंटे में आप सिर्फ और सिर्फ गधे की बेसिकली चाल चल रहे हो, नहीं काम करेगा सर। उद्देश्य हमारा पेपर निकलवाना है, वो स्मार्ट वर्क से निकलता है सर। वो सब दिन लद गए। कौन से वाले? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस ना, फास्ट एंड कंसिस्टेंट, प्लस एक चीज मैं और बोल रहा हूं, स्मार्ट वर्क विद द रेस, वो जीतते हैं सर। 53 पे आते हैं। क्या है? माई ब्रदर सेल्डम और एवर वॉचेस आईपीएल। देखो यहां पर भाई बात क्या है कि जो और हमारे पास है ना, तो और है मेरे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। हमको पता है कि भाई और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब जिन चीजों को ये रिलेट करता है, अपने पहले और अपने बाद में, उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी, तभी तो कोऑर्डिनेशन होगा, तभी तो कोऑर्डिनेशन होगा। अब देखो बात दोस्तों यहां पर ये आ जाती है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तुम्हें सुननी भी चाहिए, कि सेल्डम का मतलब तो कभी कभी होता साहब, ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट लिए रहता। और जो एवर शब्द है ये पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट लिए रहता। ये रिलेट नहीं हो सकते, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नहीं हो सकता। तो इसको हम दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस पूरे पार्ट को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पेपर में प्रेफरेंस कैसे देनी है, हालांकि सही दोनों है। या तो सेल्डम और नेवर लिखिए, ये भी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट, ये भी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट, तो ये आपके पास क्या हो गया? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। या अगर सेल्डम के बाद एवर आपको लिखना ही है, तो भाई यहां से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आप हटा दीजिए, एक काम कर दीजिए चुप शांति में। क्या काम करना है? इफ लगा दीजिए तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है ना, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं। तो या तो सेल्डम और नेवर लिखिए या सेल्डम इफ एवर लिखिए। या तो पेपर में दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, और यदि दोनों के दोनों आ गए तो भाई इसको टिक लगा के आ जा, नंबर तुम्हें पूरे मिलेंगे, एक नंबर कोई नहीं काट सकता है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, और ये बताने की मुझे नहीं लगता अब जरूरत है, थोड़ी बहुत हिंट मैं आपको कर देता हूँ, आप अपने आप ही कर लेंगे, इतने आप बेसिकली होशियार हो चुके हो सर। दे इंडल्ज्ड, थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ, दे इंडल्ज्ड इन सम हाईली डूबियस बिजनेस प्रैक्टिसेस टू ऑब्टेन पोजीशन इन द मार्केट। भाई देखो डूबियस यहाँ पे लिखा है ना, डूबियस का मतलब होता है संदेहपूर्ण, गलत कर रहे होंगे साले कुछ, तभी ऐसा। अब देखो भाई यदि हमने यहां पे लिखा डूबियस बिजनेस प्रैक्टिसेस, क्या लिखा हुआ? डूबियस बिजनेस प्रैक्टिसेस। मैंने आपको बताया था ना विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई एडजेक्टिव होते हैं। तो विच या व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस? डूबियस। तो डूबियस क्या हो गया? एडजेक्टिव। अभी बताया है सर पीछे, ये है हाई और ये है हाईली, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। वर्ब के साथ यूज करते हैं हाई को, और एडजेक्टिव के साथ किसको यूज करते हैं? हाईली को। तो जो यहाँ पर हाईली लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ। काफी सारे प्लेटफॉर्म्स ने यहाँ पर हाईली की जगह हाई करके रखा हुआ है, गलत है सर। आंसर की आप देखेंगे तो आपको हाईली ही नजर आएगा, वो बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 55 पे। दिस एक्सरसाइज इज सो सिंपल दैट ऑलमोस्ट चिल्ड्रन कैन डू इट इजिली। देखो दोस्तों बात यहां पर यह है कि जो ऑलमोस्ट शब्द है ना, ये इंग्लिश का एक ऐसा शब्द है कि ऑलमोस्ट के बाद इसको क्वांटिटी की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? क्वांटिटी की। इसकी जस्ट बाद आपको क्वांटिटी लिखनी होती है कि भाई कितना। अब भाई जब सिंपल थी और बहुत सारा बेसिकली बहुत ज्यादा सिंपल थी तो लगभग हर बच्चे ने कर लिया होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दें,
और लिख दें तो ये सेंटेंस ही हो जाएगा। दिस एक्सरसाइज इज सो सिंपल दैट ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन कैन डू इट इजिली। फाइन। तो दोस्तों, ये कोर्स बिल्कुल ड्रॉप डाउन में चल रहा है प्राइस के, फटाफट से परचेस कर लीजिएगा जैसे ही वीडियो खत्म होता है वैसे ही। चलो, तो दोस्तों इसके साथ ही साथ यदि ये वीडियो आपको पसंद आया, मेरे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लगे, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, लगने ही चाहिए क्योंकि यही बेसिकली क्वेश्चंस पेपर में भी आने वाले हैं, लिख के ले लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आपको लगता है कि भाई दूसरे कोई रेलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो हमें बनाना है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। आपको लगता है कि नहीं भाई कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आनी चाहिए तो इसके लिए लिखिए। और दोस्तों जी हाँ, जिस सबसे बड़ी और खतरनाक चीज से सब लोग डरते हैं ना, वोकेबलरी, इसका फ्री कोर्स यूट्यूब पे चल रहा है दोस्तों। वो सब कुछ इसमें है और एग्जाम रिलेवेंट है और रिसर्च कंटेंट है जिसकी आपको जरूरत है। इसमें वो कंटेंट नहीं है जो आपको अच्छा लगे जो सब कराते हैं, इसमें वो कंटेंट है जिससे पेपर निकलता है। क्योंकि टीयर 1 तो हो सकता है तुक्के में भी निकल जाए, क्वालिफाइंग इन नेचर है ना, लेकिन सर टीयर 2 नहीं निकलेगा। उसके लिए वोकैब की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इंग्लिश 135 की है मेरे भाई, और 135 में से 135 लेकर के आना आपके लिए हमारी गारंटी। आप परेशान मत होइए। तो दोस्तों ये वीडियो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।